नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नए एपिसोड में हम रीसेंट कुछ न्यूज़ जो कि एलसीए तेजस, एएमसीए और जी इंजन्स के बारे में एंड उसके साथ साथ SU-57 के खरीदे जाने के न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का डिस्कशन इसी के अराउंड रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है, एज इन कि आपने अगर मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हैं, अगर नहीं देखे तो आप प्लीज़ चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करें। और अगर वीडियोज़ और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x पे देखें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और आशा करता हूँ आप सबकी नवरात्रि बढ़िया जाएगी। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और पहले तो हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो हम आज का डिस्कशन रहेगा कि क्या क्या मेन एक आउटलुक या फिर एक स्केलेटन देखेंगे। तो हम इसमें पहले देखेंगे कि जो नया 97 मार्क 1A का डील साइन हुआ है उसके बारे में, फिर उसका इंजन्स के बारे में थोड़ा यानी कि G404 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक नया खबर उड़ के आया है कि यूएस ने टर्की को उसके आने वाले 5th जन फाइटर के इंजन्स देने से कुछ रिजर्वेशंस दिखाए हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। फिर 97 मार्क 1A का जो टाइमलाइन है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। उसके अलावा जो मार्क 2 का जो साफरान का एक न्यूज़ आया था कि साफरान इंजन ऑफर किया है फॉर एलसीए मार्क 2, दैट विल बी ए कम्प्लीटली न्यू इंजन इन टर्म्स की वो एग्जैक्टली M88 4 नहीं होगा, क्योंकि करंट वर्जन में M88 4 फिट नहीं है फॉर एलसीए मार्क 2। तो थोड़ा सा उसको लेकर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि HAL के चीफ ने इस न्यूज़ को रबिश बताया है। थोड़ा सा इस पर डिस्कशन रहेगा कि जो आने वाले MRFA या SU-57 का जो पॉसिबल प्लॉजिबल एक डील है उस पर डिस्कशन करेंगे। और जो फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा कि क्यों इतने सारे फाइटर्स सेंस नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंपोर्ट हमको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा क्या वो नंबर हो सकता है और क्यों मैं वो जो नंबर बता रहा हूँ क्यों वो परफेक्ट है रादर देन कि जो नंबर जो हम न्यूज़ पे देख रहे हैं वो। उसके बाद हम थोड़ा सा कंक्लूजन या फिर एक अपने अपने डील ये इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ। सो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। सो आराम से अपना साइड लेके टाइम लेके इस वीडियो को देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। सो बीइंग सेड दैट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहला जो हमको खबर देखने को मिली थी कि 97 मार्क 1A का जो डील साइन हुआ है लास्ट वीक, सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले 36 LCA मार्क 1 का डील होता है, उसके बाद 83 मार्क 1A का डील होता है, और उसके बाद एक और डील होता है, ये जो कल लास्ट वीक जो डील साइन होता है वो 97 मार्क 1A। सो ये जो टोटल नंबर आपका हो जाता है 220 LCAs को लेके, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। क्योंकि अगर हम पूरे इस पूरी हिस्ट्री को देखें LCA के, तो या कई बार जो अगर हम देखें कि 2000s या फिर अर्ली 2010 तक ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में चला गया था, और जो इंडियन एयरफोर्स का पूरा ध्यान था अपने स्क्वाड्रंस को मेंटेन करने का, वो MRFA या फिर MMRCA पर ही बेस्ड था। सो ये कभी भी उस टाइम पे अगर हम बात करें 2004 से लेकर 2015-16 तक, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि LCA भी इतने बड़े नंबर में हमारे इंडियन एयरफोर्स के इसमें शामिल होंगे। बट ऑल थैंक्स टू लेट श्री मनोहर पारिकर, उन्होंने इस प्रोग्राम को रिवाइव किया। और जो LCA मार्क 1A का आइडिया था, क्योंकि LCA मार्क 1 जो था वो इंडियन एयरफोर्स को उतना पसंद नहीं था, और उनको जो एक्चुअल में चाहिए वो LCA मार्क 2 है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और हमारी R&D कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी कि हम डायरेक्टली LCA मार्क 2 पे जा सके। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे चल रहे हैं। पहले LCA मार्क 1 आया, LCA, फिर अब LCA मार्क 1A आएगा। बट इसमें कुछ हिकअप्स है LCA मार्क 1A को लेके, जिसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड सक्सेस का मजा है ये थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। वो ये है कि आपका पहला तो इंजन का इशू, सबसे बड़ा इशू इंजन का, और फिलहाल एक छोटा मोटा जो हिकअप चल रहा है वो इसके वेपन इंटीग्रेशन को लेकर चल रहा है। सो पहले हम वेपन इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। जो वेपन इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल या फिर जो फोकस एरिया है वेपन इंटीग्रेशन का, वो है एयर टू एयर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन। दैट इज जो इंडिया DRDO मेड या DRDO डेवलप्ड अस्त्रा मिसाइल्स है, उसको इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करना। वो पता चल रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो फर्स्ट बैच से ही इसमें जो अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल्स लग के आनी है। पहली बात तो ये बहुत
नेसेसरी है, क्योंकि इट्स अ बियॉन्ड विजुअल रेंज प्लेटफॉर्म। और आज की तारीख में बियॉन्ड विजुअल रेंज प्लेटफॉर्म्स अगर हमको नहीं मिले, सो वो एयरक्राफ्ट किसी काम का नहीं रहता है। सो इन अ वे अस्त्रा मार्क 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटीग्रेटेड ऑन दी LCA। बट इसके इसके इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम ध्यान दें ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे कि US, चाइना या रशिया, इनके जो प्लेन्स हैं उनमें जो पैकेजेस, ऑफेंसिव पैकेजेस रहते हैं, वो यूजुअली आपके सेम ओरिजिन के रहते हैं, जो आपके जिस जिस ओरिजिन का आपका रेडार है और उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। बट हमारे केस में यानी कि LCA के केस में ऐसा नहीं है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और रेडार जो फर्स्ट बैच ऑफ LCA Mark 1 है, वो दैट इज़ दी 83 LCA Mark 1A है, वो इजरायली ओरिजिन के रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। और उसके केस में हम एक इंडियन ओरिजिन का मिसाइल इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। बट अगर हम नए डील की अगर बात करें, जिसमें कि नया रेडार आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नया उत्तम रेडार है, इंडिजिनस उत्तम रेडार, ये पहले की तरह ये उसका एक नया वर्जन आएगा जो कि और भी एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार मॉड्यूल्स रहेंगे या फिर TR मॉड्यूल्स रहेंगे। सो इन ए वे एक बार हम ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि LCA और जो LCA Mark 1 का जो फर्स्ट बैच है उसमें इंटीग्रेशन एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है। आई डोंट थिंक इसके सेकेंड बैच में सच कोई इश्यूज आने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो ये इंटीग्रेशन इश्यूज जो होते हैं मोस्टली वन टाइमर होते हैं। एक बार आपने एक प्लेटफॉर्म पे वो इंटीग्रेशन इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिए तो आपको मोर और लेस उसमें से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस केस में जो LCA Mark 1A है, उसको मेरे ख्याल से अगर हम देखें कि सॉरी फॉर द ब्रेक। तो अगर हम LCA Mark 1A का जो नया ऑर्डर है उसको देखें तो इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉड्यूल्स आने की बात है, एटलीस्ट अभी बात है। ये अगर ना भी आए तो आई एम कम्प्लीटली, मेरे ख्याल से कम्प्लीटली फाइन है। अगर उत्तम बेस्ड रेडार जो एग्जिस्टिंग AESA रेडार है वो भी आना स्टार्ट हो जाए तो दैट विल बी मोर देन इनफ। बट अगर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड अगर रेडार मॉड्यूल्स आ जाए तो इट विल बी इवन बेटर, बिकॉज AESA रेडार आज की तारीख में होना इन इटसेल्फ इज प्रेटी एडवांस, बट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार होना इट्स इवन बेटर। इट मेक्स द LCA प्लेटफॉर्म ए बिट मोर फ्यूचर प्रूफ, क्योंकि इवन रफाल में भी फिलहाल गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आपके रेडार मॉड्यूल्स नहीं है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंजन। सो हमने पहले डिस्कस किया कि क्यों मुझे ये लगता है कि ये जो इश्यूज एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेशन को लेकर हैं वो शॉर्ट लिव्ड है और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलेंगे। एंड एक बार ये सॉर्ट आउट हो गया तो इट विल बी अ वेरी स्मूथ टास्क। और नेक्स्ट जो बैच आएगा ये 97 LCA Mark 1A का, उस पर उसको इन अ वे अगर इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आपके इंडिजिनस उत्तम रेडार का वेरिएंट आता है, दैट can be said that is not LCA Mark 1A, it is more or less a LCA Mark 1B. So being said that, कई लोगों का इसमें रिजर्वेशंस था कि इसमें ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स और क्यों नहीं आ सकते, फिलहाल 4 की बात हो रही है। सो इसमें ये प्रॉब्लम एक्चुअली DRDO या HAL की नहीं है, ये डिज़ाइन का ही इशू है कि जब आपने या फिर इंडियन एयरफोर्स ने इसका गो थ्रू दिया था, इसको इतना छोटा एयरक्राफ्ट पहली बात बनाना ही नहीं चाहिए था। इट शुड हैव बीन अ बिगर एयरक्राफ्ट। सो नेचुरल सी बात है, छोटा एयरक्राफ्ट है, सो उसमें ज़्यादा आप चीज़ें कितना आप फिट कर सकते हो चीज़ें, इसकी एक अपने नेचुरल बैरियर आ जाता है। सो इन अ वे मेरे ख्याल से जो LCA Mark 2 है उसका भी एक न्यूज़ सुनने को मिला था, पता नहीं आईडी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से था, वो मैं नाम नहीं लूँगा, बट उसके क्रेडेंशियल्स थोड़े से स्लॉपी है, सो मैं उसको एज ए र्यूमर ही लूँगा। सो उसी वेबसाइट में यही था कि इसका जो M2 है, LCA Mark 2 का जो M2 है, यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई यूज़ ऑफ कॉम्पोजिट्स, एंड विच इन अ वे मेक्स सेंस। बट अगेन एक्चुअल रियल लाइफ में वो कितना क्या होगा वो LCA Mark 2 के आने के बाद ही पता चलेगा, जिसका कि रोल आउट कहा जा रहा है बाय मिड ऑफ या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। सो अगेन which brings us to the next point, that is the GE404 engine, and I hope यहाँ पे एक बात, या फिर ये जो 97 Mark 1A का डील साइन हुआ था, इसके इंजन्स का ऑर्डर HAL ने प्रीएम्प्ट करके ऑलरेडी GE को दे दिया होगा। अब प्रॉब्लम ये है विथ द करंट ऑनगोइंग सिचुएशन बिटवीन भारत एंड US, क्या चांसेस है कि
यूएस इस इंजन को बहुत ही स्मूथली फ्लो होने देगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि शायद दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द कावेरी इंजन विद वॉट एवर केपेबिलिटी इट हैज़। हमको फिलहाल एक्सपेक्ट ये नहीं करना चाहिए कि वो आपको 95 देगा किलो न्यूटन की, 90 देगा कि 85 देगा। आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी टू गेट an afterburning Kaveri engine that can supply you with up to 70 to 75 किलो न्यूटन ऑफ वेट थ्रस्ट। सो ये अगर हो जाए और वेट थ्रस्ट मतलब आपको एक वेट थ्रस्ट मिल गया प्लस उसका एक कैसे भी करके सर्टिफिकेशन करवा के उसको गेट इट ऑन टू एन एलसीए प्रोटोटाइप एंड उसका फर्स्ट फ्लाइट करवाया जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस मोमेंट हम उस इंजन का फर्स्ट फ्लाइट करेंगे भाई साहब, जी विल प्रेशराइज द अमेरिकन्स कि भाई ये नहीं हो पाएगा, धंधा मंदा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जी के पास अकेले हमारे हमसे करीबन कुछ नहीं तो 1000 इंजन्स का ऑर्डर जाने वाला है। और अगर गलती से भी आने वाले 10-15 साल में कावेरी फॉर द एलसीए, जो कावेरी का एलसीए मार्क 1 वाला वेरिएंट है, जो छोटा वेरिएंट है कावेरी का, रिलेटिवली छोटा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है सो मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान हमने उसको अगर इतना भी बना लेते हैं कि मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान एलसीए मार्क 1 में उसको हम फिट कर देते हैं, बॉस दे विल बी इन ट्रबल। उनका बिजनेस ट्रबल में आ जाएगा क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी अपने हाथ से जाता हुआ देख के नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा। एंड आई एक्सपेक्ट दैट इज़ द वे टू गो कि हमें बाय एनी मीन्स पॉसिबल एंड बाय ऑल मीन्स नेसेसरी एक एयर वर्दी, एटलीस्ट एक एयर वर्दी प्रोटोटाइप चाहिए ऑन एन ऑफ एन एलसीए विद एन कावेरी इंजन दैट इज फ्लाइंग कंटिन्यूसली फॉर आवर्स। मतलब नॉट आवर्स की मतलब एक बार उड़ा तो 1000 घंटे नहीं, मतलब टोटल फ्लाइंग आवर्स उसके अच्छे खासे हो विदाउट एनी इंसिडेंसेस। सो अगर इंसिडेंसेस भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी शुड मूव ऑन, फिक्स इट एंड मूव ऑन। सो बीइंग सेड दैट, कावेरी वाला पार्ट हमने डिस्कस किया कि क्यों मुझे लगता है कि जी का जो पार्ट है वो थोड़ा सा अब आने वाले टाइम पे हमें जी पे रिलायंस है हमारा, बट वो रिलायंस हमको कम करने का, उसको डाइवर्सिफाई करने का तरीका ढूंढना चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जो एलसीए मार्क 2 के लिए एक जो रिसेंट खबर आई थी कि साफरा ने एक नया इंजन ऑफर किया है फॉर द एलसीए मार्क 2। हालांकि एचएएल चीफ ने इसको मुकरा दिया है कि भाई ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर स्टिल नेगोशिएटिंग विद इट। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे सरकार को स्टेप इन करना चाहिए एंड वी शुड, इफ नॉट फॉर्मली, हैव अ लुक एट इट फॉर द एलसीए मार्क 2। एंड इस इंजन को भी हमारे एएमसी इंजन डील के साथ एक और एडिशन एड ऑन में ले लेना चाहिए। मे बी इट विल कॉस्ट इवन मोर मनी, बी इट, अगर पैसा लगना ही है। और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ही दुर्गति हो रखी है, और उस दुर्गति को हमें इंश्योर करना है कि वो आने वाले टाइम में इतनी दुर्गति में बार बार ना जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की तारीख में हम ना सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करें कि हमको बाहर से फाइटर जेट्स लेने हैं, बट हमको इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जो हम इंडिजिनस फाइटर जेट्स बना रहे हैं उनका इंजन का सप्लाई कांस्टेंट रहे, स्टेबल रहे, सेफ रहे। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसमें जो जाने वाले इंजन्स है उस पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा अच्छा खासा कंट्रोल रहे। और वो कंट्रोल अच्छा खासा तभी रहेगा, फर्स्ट, या तो हम पूरी तरह वो खुद बनाएं, और अगर खुद नहीं बना सकते तो हम एटलीस्ट ये मेक श्योर करें कि जिनके साथ मिलके बना रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टेबल है। और उस मामले में साफरान यानी कि फ्रांस की जो कंपनी है उनका जो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी सही रहा है। क्योंकि जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का या फिर इंडिया में यूज़ होने वाले जितने इंडिजिनस एएलएच हेलीकॉप्टर्स है, आने वाले एचएल रुद्र हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनमें सब में फ्रेंच इंजन ही जा रहा है। और सालों से ये सप्लाई कर रहे हैं हमको इंजन, और कभी भी किसी बात को लेकर इन्होंने हमारे इंजन की सप्लाईज नहीं रोके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इंजन, सारे इंजन भारत में ही बनते हैं। वी हैव ए फैक्ट्री, एचएल की ही फैक्ट्री है जहाँ पे ये इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं। सो दैट इज़ वन पॉइंट कि मुझे ये लगता है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि हमको कावेरी इंजन फॉर दी एलसीए मार्क 1 जल्द से जल्द एक प्रोटोटाइप फ्लाई करना चाहिए और उसको सर्टिफाई करना चाहिए फॉर एलसीए मार्क 1 यूज़। एंड फॉर द मार्क 2 रिप्लेसमेंट फॉर G414 हमें जो साफरान वाला डील है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एंड ओवरऑल जो हमारा फंडामेंटल लेज़र फोकस रहना चाहिए टू गेट रिड ऑफ जी इंजन्स बिफोर द मिड लाइफ अपग्रेड्स ऑफ ईच ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कम्स अप। यानी कि मार्क 1 के मिड लाइफ अपग्रेड और मार्क 2 के मिड लाइफ अपग्रेड से पहले इनका जो रेस्पेक्टिव इंडिजिनस इंजन्स है वो हमारे पास अवेलेबल रहने चाहिए इन मास मैन्युफैक्चर फॉर्म। सो दैट इज वन पॉइंट। अब हम चलते हैं कि
जो रीसेंट जो स्टॉप गैप या बैंडेड फोकस जो है जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को ठीक करने का, वो देखा जा रहा है कि बाहर से फाइटर जेट्स इंपोर्ट करने की बात चल रही है। और उसमें पहले जो हमने सुना था वो सुना था कि 114 फाइटर एमआरएफ 114 रफाल एमआरएफ के अंतर्गत लाने की बात चल रही है। लाने की नॉट लाने की, बट दो स्क्वाड्रन लाने की, और बाकी के रफाल फाइटर जेट्स जो है वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और जिसके लिए फैक्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप होना शुरू हो चुकी हैं। जो नागपुर में फैक्ट्री है, जो डेसॉल्ट का नया फैक्ट्री जो आई थिंक नोएडा में आ रहा है, एंड और जो फ्यूसलाज का फैक्ट्री है वो टाटा ने ऑलरेडी उसके लिए डील साइन कर लिया है, फाइनल डील, एंड आई थिंक उसकी भी फैक्ट्री एनी टाइम सून वर्क ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। So in a way, all grounds are set up for a mass order of Rafales. बट इसके अलावा एक नई खबर आई थी कि ये शायद काफ़ी ट्रस्टेड, एक्चुअली नॉट लेट्स से, हाँ ट्रस्टेड कह सकते हैं, ट्रस्टेड सोर्स ही थी कि 2+4 और 5 स्क्वाड्रन के फॉर्मेट में हम SU-57 की तरफ भी देख रहे हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू अ नंबर ऑफ 120 to 140 SU-57. Now there will be a major issue. यहाँ पहला पॉइंट ये होगा यूएस कैसे बिहेव करेगा, हम पे कैक्सा लग सकता है। बट अगेन आई डोंट थिंक कि वी आर ऑलरेडी सैंक्शनड, एंड हाँ 50% हम पे सैंक्शन है, एंड मुझे नहीं लगता उसके अलावा और क्या करेंगे इससे ज़्यादा ट्रेड टायरफ से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इफेक्टिवली 25% के ऊपर और प्रॉब्लम एनीवे शुरू हो जा, इट्स इररिलेवेंट कि उसकी बात 25 के ऊपर वो 50 जाए कि 100 जाए कि 200 जाए, 25 से ऊपर एनीवेज कुछ हो जाता है, इट्स द बिजनेस इज डन, ख़त्म है। एनीवेज अब मैं कैट्सा वाले पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, उस पर बहुत जियोपॉलिटिकल बातें हो सकती है और वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम फिलहाल स्क्वाड्रन की बात करेंगे। वाई आई फील कि इतने सारे फाइटर जेट्स हमको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें 114 प्लस 140 इट ब्रिंग्स टू 300 फाइटर जेट्स। पहली बात तो भाई हमारे पास इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं करने के लिए। वेरी ऑनेस्टली अगर आप देखोगे पर ईयर 60,000 करोड़ के आसपास का एयरफोर्स का केपेक्स रहता है। अगर मैं गलत नंबर बोल रहा हूँ तो यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट मैंने ये जो नंबर लिया है वो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट से लिए हैं। सो 60,000 करोड़ के आसपास के नंबर्स दिखे हैं मुझे। अगर हम इसको 10% का भी हर साल का इंक्रीमेंट माने, अगर होता है, जो कि नहीं होता है, वो 5% मोस्टली होता है, कभी कभी 10 हो जाता है। आई एक्सपेक्ट कि अगले साल 10 से 15 होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर सिचुएशन। सो उसके कारण थोड़ा ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा। बट अगेन सबसे अगर चीज़ें स्टेबल रहीं और हमारी सिक्योरिटी सिचुएशंस नॉर्मल रहीं, तो उसके बाद जो हाइक्स देखने को मिलेगी वो 5 से 7% के अराउंड ही देखने को मिलेगी। तो उस तरीके के केपेक्स के बाद और ये भी ध्यान रखते हुए कि हमारे पास सिर्फ फाइटर जेट्स की कमी नहीं है, हमारे पास टैंकर्स की भी कमी है, हमारे पास एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी कमी है, हमारे पास एवैक्स की भी कमी है। सो इन सभी चीज़ों को एड्रेस करना है। सो 300 फाइटर जेट्स के लिए हमारे पास केपेक्स नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमको इम्पोर्ट नहीं करने चाहिए। अगर हमको कुछ इम्पोर्ट करना ही है, सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4.5 एंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, देयर आई बिलीव 100 से ज़्यादा इम्पोर्ट फाइटर जेट्स इम्पोर्ट या फिर इम्पोर्ट करके यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए। सो 60-40, अब क्या 60 का 40 किस चीज़ का, इट कैन बी डन डिसाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव पार्टीज़। बट स्टिल हमको केपेक्स का ध्यान रखना चाहिए। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इम्पोर्ट्स की वजह से LCA Mark 2 और AMCA पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर पड़ा 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन, 30 ईयर्स डाउन द लाइन, हम फिर से इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि फिर हमको फिर इंपोर्ट देखने के लिए भागना पड़ेगा कि भाई हमारा 5th जनरेशन अब आउटडेटेड है, कि हमको एक 8th या 9th 10th जनरेशन का जो भी उस जमाने में होगा वो फाइटर जेट हमको इंपोर्ट करना है। क्योंकि हमने जब इन्वेस्ट करना था तब हमने ढंग से इन्वेस्ट किया नहीं, उस टाइम पे हमने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट की वजह से जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स थे उन पे कोई ढंग का फंड नहीं गया, एंड उसकी वजह से पूरा का पूरा जो एक लर्निंग साइकिल और डेवलपमेंट साइकिल रहता है वो हैम्पर हो गया। सो हमको इस तरीके की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अगर इंपोर्ट करना है एक लिमिटेड क्वांटिटी में करे, और सीरियसली एक बैंडेड इंपोर्ट है तो बैंडेड जैसा लगना चाहिए पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शरीर ही चेंज कर दिया। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट। उसके बाद अगर एक और खबर आई थी कि जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, उसे भी बढ़ाने की बात चल रही है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जितना भी एनालिसिस था ये अज्यूमिंग कि 42 स्क्वाड्रन ऑफिशियल स्ट्रेंथ है उसको लेके था। बट
और आगे चल के भी उतना ही ये एनालिसिस वैलिड रहेगा, कंसिडरिंग कि अगर 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ही सैंक्शन रहे। 54 वाली जो बात या 55 सेक्शन स्ट्रेंथ की का जो प्रपोजल है, वहाँ पे जाके थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो सकती है। इस एनालिसिस में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा इंपोर्ट का जो स्कोप है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर हम AMCA को, LCA Mark II के बड़े नंबर्स को, और उसके बाद जो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के जो बड़े नंबर्स है उसको हम एकोमोडेट कर सकते हैं। एंड तब ये बात हो सकती है। बट 54 या 55 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मैं तब तक ऑफिशियली नहीं मानूंगा जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाता है बाय इंडियन एयरफोर्स, बाय MOD कि दिस इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ। बट द करंट ऑफिशियल लाइन इज कि 42 स्क्वाड्रन इज द ऑफिशियल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। सो हम उसी पे डिस्कस करेंगे। क्यों मैं मानता हूँ, फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के मैं चलता हूँ, क्यों ये 54 या 55 नंबर इज अ गुड नंबर, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि आवर, चलो उससे नेशनल सिक्योरिटी तो अच्छी हो ही जाएगी, बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्री इट विल बी वेरी गुड। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जो AMCA को लेके एक EOI जो था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो ADA ने किया था फॉर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, नॉट डेवलपमेंट बट दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AMCA, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि HAL के अलावा भी कंसोर्शियम्स बन रहे हैं। अभी फिलहाल एक आया था मेरे ख्याल से BML का और भारत फोर्स का, एंड एक और कोई कंपनी थी आई थिंक डेटा पैटर्न्स का, उन्होंने एक कंसोर्शियम फॉर्म किया है। एक दूसरा कंसोर्शियम भी LNT का फॉर्म हुआ है विथ BEL आई थिंक। तो एक कंसोर्शियम देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें वेयर आई सी कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम 54 to 55 का स्क्वाड्रन को ऑफिशियल कर देते हैं, और मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग हम 100-200 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, बट वी कैप इट अप राइट देयर, तो हम क्या कर सकते हैं कि वंस वी हैव एन AMCA का इंडिजिनस इंजन, एंड देन वंस वी हैव एन LCA फॉर बोथ Mark II एंड Mark 1A का इंडिजिनस इंजन, तो हम इनमें से ज़्यादातर कंसोर्शियम्स को एक मास ऑर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल AMCA के लिए AMCA का फिलहाल जो नंबर है 120 है, बट अगर हम उसको बढ़ा के 300 या अराउंड 300 कर दे, तो हम इनमें से इन तीनों कंसोर्शियम्स को 60-60 का एक ऑर्डर दे सकते हैं। और सिमिलरली Mark II के लिए भी ऐसा हम कर सकते हैं कि इन्हीं कंसोर्शियम्स को और इस तरीके की 68 60-70-30 या फिर जो भी 60-40 वाला L1 L2 का फॉर्मूला बाकी जगह पे लगता है, सो वो हम कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, HAL को भी एक कॉम्पिटिशन मिलेगा, हमारे पास ऑप्शंस भी रहेंगे इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर्स का। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एटलीस्ट 2 से 3 फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कंसोर्शियम कुछ डिज़ाइन कर सकती है। डिज़ाइन विल ऑल्सो ऑलवेज बी द डिपार्टमेंट ऑफ DRDO, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरे ख्याल से 2 या 3 कंसोर्शियम, ये इतना बड़ा देश जिसकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स है, वो आराम से इसको एकोमोडेट कर सकता है। और अगर 54 to 55 स्क्वाड्रन का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होता है, देन आई थिंक इट्स ओवरऑल ए गुड थिंग। सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर नहीं लगा तो आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।